हे गाइस व्हाट्सअप। तो आज हम एक्चुअली पढ़ रहे हैं गैप। अब गैप क्या है? गैप है आपके जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इसमें हम क्या पढ़ते हैं? हम प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं जो हर अकाउंटेंट बंदे को पता होने चाहिए, ठीक है। और ये कुछ समझ लें रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। जैसे हम लॉ पढ़ते हैं उसी तरह एक गैप हो गया अकाउंटिंग का, ठीक है। जिस तरह एपीए होता है, यू नो, और ये एक रेगुलेटरी सिस्टम होता है जो कि बताता है कि एक अकाउंटिंग फर्म को क्या क्या करना चाहिए उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ठीक है। तो गैप ये जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होता है। मैंने जनरल लिख दिया है, एनीवेज ये आ गया गैप, generally accepted accounting principles, ठीक है। It is containing collection of commonly followed accounting rules and standards for financial reporting. इसमें rules and regulations होते हैं जो एक accountant को अपनी financial statements की जो reporting करनी होती है उसमें apply करने होते हैं, और ये crucial होते हैं, आप इनको छोड़ नहीं सकते, ठीक है। 10 principles हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला वाला है इकोनॉमिक एंटिटी एजम्पशन। अब आप ये ना भी पढ़ें तो भी मैं आपको बताती हूँ कि वर्ड्स का जो है ना, हम मीनिंग को, किसी भी चीज़ को एक वर्ड दिया गया है ना तो उसके पीछे एक बेसिस होती है कि इस वजह से दिया हुआ है। जैसे थ्योरी एक्स थ्योरी वाई, उसमें क्या है? जनरेशन एक्स जनरेशन वाई, ठीक है। उसी तरह अब इसका देखते हैं इकोनॉमिक एंटिटी एजम्पशन। इकोनॉमिक यानी मनी, आपकी फाइनेंशियल, एंटिटी एजम्पशन। अब आपको इसमें ये पता चल गया कि एंटिटी का मतलब क्या होता है? एक इंसान की आइडेंटिटी। तो इसमें एंटिटी से कुछ है, ठीक है, ताकि कभी भी आएगा तो आपको क्लिक हो जाएगा कि कौन सा प्रिंसिपल है। द अकाउंटेंट्स कीप ट्रांजेक्शंस ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप सेपरेट फ्रॉम द पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑफ द ऑनर। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स जो एक सोल प्रोप्राइटरशिप की होती हैं और पर्सनल ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको अलग अलग कंसिडर किया जाता है। बिजनेस को और शख्स को जो वो बिजनेस ओन करता है, दोनों को अलग समझा जाता है कि दोनों अलग अलग लोग हैं, ठीक है। दोनों की अलग अलग आइडेंटिटी है, दोनों अलग अलग एंटिटी हैं, ठीक है। फॉर लीगल पर्पसेस। अब इसका मतलब क्या है? जैसे आपको पता है कि अगर आपकी कंपनी ने कुछ गलत किया तो आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हेल्ड होंगे। तो लीगल पर्पसेस में तो सोल प्रोप्राइटर और इसके ऑनर्स को एक ही एंटिटी कहा जाता है, लेकिन जब अकाउंटिंग की बात आती है तो उनको दो सेपरेट एंटिटीज समझा जाता है। यानी ओनर ने अगर अपनी पर्सनली जो भी ट्रांजैक्शन की होंगी वो बिजनेस के साथ नहीं है, और बिजनेस की जो भी ट्रांजैक्शन है वो ऑनर के साथ नहीं है। दोनों अलग अलग लोग हैं, उनकी अलग अलग अकाउंटिंग होगी। वैसे पर्सनली कोई अकाउंटिंग तो नहीं करता, लेकिन जो भी है वो सिस्टम आप अलग रखोगे। बिजनेस को बिल्कुल उस इंसान से अलग रखोगे, उसकी अकाउंटिंग बिल्कुल अलग होगी, ठीक है। आपने देखा होगा विड्रॉल, पर्सनल विड्रॉल्स, वो आप बिल्कुल सेपरेट रखते हो, वो आप बिजनेस में नहीं मेंशन करते, वो बिजनेस का कोई इनकम या कुछ भी नहीं होता। तो दोनों को अलग कंसिडर करना होता है। यह हमारा पहला प्रिंसिपल है इकोनॉमिक एंटिटी एजम्पशन। अब दूसरे पे आ गए हैं मॉनेटरी यूनिट एजम्पशन। अकाउंटिंग इज अज्यूमिंग दैट इन द लॉन्ग रन डॉलर इज स्टेबल एंड इट इज नॉट लूजिंग इट्स परचेजिंग पावर। This assumption enables the accountant to add transactions from different time periods. अकाउंटिंग ये कह रहा है कि लॉन्ग रन में, यानी बहुत लंबे पीरियड में, अब यहाँ डॉलर लिखा हुआ है या आपकी जो भी करेंसी हो आप लिख सकते हो, रुपीज़, पाकिस्तानी रुपीज़, इंडियन रुपीज़, रियाल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसकी जो वैल्यू है ना वो स्टेबल है, एक ही वैल्यू है, उसमें कोई इन्फ्लेशन वगैरह किसी भी चीज़ की आप अकाउंटिंग नहीं करते। जब आप पैसे लिख रहे होते हो कि ये मैंने इतने टाइम में ख़रीदा, आप ये नहीं कहते हो कि माइनस इन्फ्लेशन, प्लस इन्फ्लेशन, ब्ला ब्ला। आप कहते हो कि इनकी वैल्यू एक ही है और इनके पास परचेजिंग पावर जो आपके पैसों के पास है वो भी एक ही है।
This assumption enables accountants to add transactions from different time periods. अब क्या, मैंने लैंड खरीदा था 2001 में, ठीक है, अब तब तो एक मनी की जो परचेजिंग पावर थी वो डिफरेंट थी, लेकिन अब मैं हमेशा उसको डिडक्ट तो नहीं करती रहूँगी, उससे हमारी अकाउंटिंग बहुत लंबी हो जाएगी। क्योंकि आप फैक्ट्री आपने हो सकता है 2008 में रखी हो, 2001 में लैंड रखा था, फिर आपने दोबारा अपना इक्विपमेंट चेंज किया, अब सबकी परचेजिंग पावर डिफरेंट हो गई। अगर हम देखें पीरियड में एक वैल्यू की परचेजिंग पावर डिफरेंट होगी, लेकिन जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो आप इन डिफरेंसेस को छोड़ देते हैं। आप कहते हैं कि आपका जो भी पैसे हैं वो स्टेबल हैं और उनके पास एक ही परचेजिंग पावर है, तभी आप उनकी ट्रांजैक्शंस वगैरह आप लिख सकते हो, ऐड कर सकते हो और उसके साथ जो भी करना है वो कर सकते हो। वरना अगर आप इकोनॉमिकल उसमें जाओगे तो आपका बहुत लेंथी काम होगा और आई डोंट थिंक कि उस हिसाब से हम अकाउंटिंग कभी भी 100% कर पाएंगे, और उसके लिए पता नहीं कितने लोग चाहिए होंगे। क्योंकि आपकी ट्रांजैक्शन जब जब हुई आप उस हिसाब से वो वैल्यू लगाओगे, फिर अपनी वैल्यू लगाओगे, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो अब तक हमने दो प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, एक है इकोनॉमिक एंटिटी एजम्पशन। बिजनेस और ऑनर दोनों अलग अलग एंटिटी हैं। मॉनेटरी यूनिट एजम्पशन, आपका लॉन्ग रन में जो भी आपकी मॉनेटरी करेंसी है उसकी वैल्यू स्टेबल है और इसकी परचेजिंग पावर लूज नहीं हुई है, उसकी सेम परचेजिंग पावर है, ठीक है। अब आ गई टाइम पीरियड एजम्पशन, ये हमारा थर्ड प्रिंसिपल है। द टाइम पीरियड प्रिंसिपल इज द कॉन्सेप्ट दैट अ बिजनेस शुड रिपोर्ट द फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ इट्स एक्टिविटीज ओवर अ स्टैंडर्ड टाइम पीरियड, which is usually monthly, quarterly और annually। इसमें क्या है कि आपके पास एक टाइम पीरियड मखसूस होना चाहिए जब आपका बिजनेस अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स को रिपोर्ट करता है, लोगों को बताता है। आप अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अपनी एक तो इंटरनल में हो सकता है आप मंथली करते हो, लेकिन कभी भी पब्लिक में आप मंथली नहीं करते, आप क्वार्टरली देते हो या फिर एनुअली या फिर सेमी एनुअली, यानी साल में 2 दफ़ा, क्वार्टरली यानी साल में 4 दफ़ा। तो हर बिजनेस अपने हिसाब से, अपने बिजनेस के हिसाब से डिफरेंट तरह का एक टाइम पीरियड चूज करता है और उसी हिसाब से अपनी रिपोर्टिंग करता है। टाइम पीरियड एजम्पशन कि आपके पास रिपोर्टिंग जो है वो ओवर अ स्टैंडर्ड टाइम पीरियड होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारा तीसरा प्रिंसिपल। चौथा हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। अब ये मॉनेटरी यूनिट से थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि वो कर रहा है। इसमें क्या है, द हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल स्टेट्स दैट बिजनेसेस मस्ट रिकॉर्ड एन अकाउंट फॉर मोस्ट एसेट्स एंड लाइबिलिटी एट देयर परचेज और एक्विजिशन प्राइस। जब आपने जो चीज़ खरीदी उसी की कॉस्ट को आप कंसिडर करें। लैंड आपने 10,000 का खरीदा, आप उसको ये नहीं कह सकते अब उसकी वैल्यू 1 लाख है ना, आप उसको जैसे डेप्रिसिएट और अप्रिशिएट, एक डेप्रिसिएशन तो फिर भी हम एसेट्स का करते हैं, लेकिन एप्रिसिएशन बहुत कम और किसी बहुत ही रेयर केसेस में इस तरह से नहीं करते। हम उनकी कॉस्ट वही बताते हैं जो थी, ठीक है। अगर हम करते भी हैं तो वो एक डिफरेंट हम एंटिटी बनाते हैं, हम ये नहीं कहते अब इसकी कॉस्ट ये हो गई, हम हिस्टोरिकल कॉस्ट बताते हैं कि हमने इतने में खरीदा, इतनी डेप्रिसिएट हो गई, तो वो दो अलग से चीज़ें बन जाती हैं। In other words, the cost at which items were bought and sold are used for valuation. Real values are changing in the course of time because of recession and inflation, but they are not considered for reporting purposes. Again, वही monetary unit के real value आपके पैसों की change होती रहती है, recession आता है, inflation आता है, लेकिन जब आप रिपोर्टिंग करते हो, आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो, तब आप ये चीज़ें कंसिडर नहीं करते। हिस्टोरिकल कॉस्ट यूज़ करते हो, आप कहते हो कि आपका जो डॉलर है वो स्टेबल है, आपका जो भी मॉनेटरी करेंसी है वो स्टेबल है, ठीक है। अब तक हमने 4 पढ़े। इकोनॉमिक एंटिटी, बिजनेस और ओनर की अलग अलग एंटिटी हैं। मॉनेटरी यूनिट, डॉलर या कोई भी करेंसी आपका स्टेबल है लॉन्ग रन में और वो अपनी परचेजिंग पावर नहीं लूज कर रहा। टाइम पीरियड एजम्पशन कि कोई भी कंपनी अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग
एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे करती है, चाहे वो मंथली हो, क्वार्टरली हो या एनुअली या सेमी एनुअली। उसके बाद आ गया हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल कि आप जो है अपनी रिपोर्टिंग करते हो जो अपनी एसेट्स या लाइबिलिटीज़ की, वो उस टाइम की करते हो जो भी कॉस्ट थी उसकी जब आपने उसको ख़रीदा उस टाइम पीरियड पे, ठीक है। फिफ्थ, full disclosure principle. If specific information is crucial for investors or lenders using financial statements, that information has to be disclosed within the statement or in the notes. अब आपको पता है कि कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टर्स के लिए या लैंडर्स के लिए, कोई भी और जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेगा उसको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा अपनी स्टेटमेंट या नोट्स में लिख देनी चाहिए। फॉर इंस्टेंस अगर कंपनी बंद होने वाली है तो आपको वो लिखना चाहिए। आप कोई बहुत बड़ी एक्सपेंशन करने वाले हैं या कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो वो आपको लिखना चाहिए ताकि इन्वेस्टर्स को भी पता चले, लेंडर्स को भी पता चले और जितने भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं उनको ये आइडिया हो, अगर वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं तो उन्हें एक पूरा डिस्क्लोजर मिल जाए कि कंपनी में हो क्या रहा है। तो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल 5 प्रिंसिपल हो गए हैं। अब है हमारा गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। आप देखें इन सब के नाम ऐसे ही हैं जो आपको फ़ौरन से याद आ जाए कि इसमें क्या था, ठीक है। और अगर आप सिर्फ नाम ही याद कर लेंगे तो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट आपको याद हो जाएंगे। इकोनॉमिक एंटिटी दो सेपरेट एंटिटी हैं। मॉनेटरी यूनिट, मॉनेटरी क्या है कि आपका डॉलर जो है या कोई भी करेंसी है, रुपी है, स्टेबल है लॉन्ग रन में और वो अपनी पावर, परचेजिंग पावर लूज़ नहीं कर रहा। टाइम पीरियड एजम्पशन, स्पेसिफिक टाइम पीरियड में रिपोर्टिंग होती है फाइनेंशियल कंपनी की। हिस्टोरिकल कॉस्ट, आप हमेशा रिपोर्ट करते हो हिस्टोरिकल कॉस्ट जिस पे आपने खरीदी थी अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की। फुल डिस्क्लोजर, अगर कोई इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसका आपको फुल डिस्क्लोजर देना है। तो इनके नाम से ही आपको याद हो जाता है। उसके बाद आ गया गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल, वो 5 हो गए, अब ये 5 मोर। इसका मतलब क्या है कि द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग इज अज्यूमिंग that a business will continue to exist long enough to carry their objectives and commitments and are not going to liquidate in the foreseeable future. However, if the company is going to liquidate, then they have to disclose it in the financial reporting. इसका मतलब क्या है कि कंपनी एज लॉन्ग एज, कंपनी की हमेशा यही एजम्पशन होती है कि जब तक दुनिया है हमारी कंपनी चलती रहेगी, ठीक है। वो अपने ऑब्जेक्टिव्स, कमिटमेंट्स जो कि बनते रहते हैं वो अचीव करती रहेगी, वो लिक्विडेट नहीं होगी। लेकिन तो इसी उस पर पहले तो आप ये देख लें कि इसी उस पर आप अपनी अकाउंटिंग करते हो, पर अगर कंपनी लिक्विडेट करने वाली है तो वो मेंशन्ड होगा, और अगर मेंशन नहीं है तो आपको पता है कि ये सारी अकाउंटिंग इस बेसिस पे हुई है कि हमारी कंपनी हमेशा तक क़यामत चलती ही रहेगी, ठीक है। तो गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल, गोइंग यानी वो चलती रहेगी। मैचिंग प्रिंसिपल, it asks companies to use the accrual basis of accounting and for every debit there should be a credit and vice versa. For instance, reporting of sales commission expenses should be in the period when the sales were made. मैचिंग प्रिंसिपल्स क्या है कि आपके डेबिट के साथ क्रेडिट हो। अगर आपने कुछ पैसे लूज़ किए तो उसके बदले आपको कुछ मिला होगा, कुछ आपने लिया तो उसके बदले आपने कुछ दिया होगा, तो वो आप डेबिट क्रेडिट जो है आपके मैच करें। वही आप जो इक्वल यहाँ पे लिखते हो, आपको समझ नहीं आता, लेकिन उसका यही होता है कि अगर आप कुछ दे रहे हो तो उसके बदले कुछ ले रहे हो, और कुछ ले रहे हो तो उसके बदले कुछ दे रहे हो, यही पैसे आ जाते हैं आपके। अब इसमें एग्जांपल दी हुई है कि सेल्स कमीशन का एक्सपेंस जो है ना उसी पीरियड में आप नोट करोगे जब सेल्स हुई, बाद में या पहले नहीं करोगे, क्योंकि बाद में या पहले करने से आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ख़राब होती है जब आपने, और वो आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं दे रही, वो बीच के पीरियड में बहुत ज़्यादा आपको रेवेन्यू दे रही होगी क्योंकि आपने कमीशन एक्सपेंस उसमें नहीं लिखा, और पहले वाले में कम दे रही होगी, तो ये जो है मिस बैलेंस हो जाता है। तो आपको मैचिंग प्रिंसिपल, जो चीज़ जब हुई तब करनी है, ठीक है, और तब करनी है, और उसके साथ साथ डेबिट के साथ साथ हमेशा क्रेडिट भी वहाँ पे नोट डाउन करना है।
मैचिंग प्रिंसिपल, अब सिर्फ 2 रह गए। रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। The revenue recognition principle states that one should only record revenue when it has been earned, not when the stated cash is collected. Under the accrual basis of accounting, revenues are identified as soon as a product has been sold or service has been performed, regardless of when the money is actually received. Accrual basis पे क्या होता है कि आपने सर्विसेज दे दी हैं, पैसे आपने अर्न कर लिए हैं, लेकिन वो आएंगे बाद में। लेकिन चूंकि आपने सर्विसेज दे दी हैं, आपको उसी टाइम पे उसकी जो है रिकॉग्निशन करनी है, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है और लिख देना है, ठीक है। तो ये होती है आपकी एक्चुअल बेसिस पे अकाउंटिंग, और यही है रेवेन्यू रिकॉग्निशन, कि आप रेवेन्यू तभी रिकॉर्ड कर दें जब आपने सेल कर ली है। फिर भले आपको पैसे 2 दिन बाद मिले, 3 दिन बाद मिले, 4 दिन बाद मिले, फिर आपको उस पर कोई अकाउंटिंग नहीं करनी। लेकिन जब आप कोई चीज़ सोल्ड कर रहे हो, उसके नीचे आप उसकी रेवेन्यू लिखोगे, ठीक है। हम यूजुअली उसको अकाउंट रिसीवेबल लिखते हैं, फिर बाद में हम अकाउंट रिसीवेबल को कैश करते हैं। तो वो आपकी क्या है, आप उसमें रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रहे हो कि यहाँ मेरा रेवेन्यू हो गया है, रिसीवेबल है। रिसीवेबल क्या होते हैं, आपके एसेट्स होते हैं, और वो भी करंट एसेट्स, यानी क्विकली आप उसको कैश में वो कर सकते हो। और उसके अलावा बस ये उसके अलावा तो कुछ नहीं है। एनीवे, ये 8th हो गया। अब 9th, materiality. Because of the basic accounting principle or guidance, an accountant might be allowed to violate another accounting principle if an amount is insignificant. Professional judgment is required to decide whether an amount is insignificant or not. Material items, important items must be disclosed. अच्छा, अगर आपके पास जैसे आ गई कोई सिचुएशन जहाँ पे आपके पास अकाउंट जो है आपने वायलेट कर दी, तो एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल वायलेट कर दिया, लेकिन जब आपने वो वायलेट किया तो आपकी जो अमाउंट थी ना वो बहुत ही छोटी थी, जो जिससे इम्पैक्ट हो रहा था वो बहुत ही छोटा था और बहुत इनसिग्निफिकेंट था, तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, ये कहता है। लेकिन अगर अमाउंट बहुत मटेरियल है, यानी इम्पॉर्टेंट है, कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो फिर आपको वो बताना पड़ेगा कि यहाँ पे कुछ इशू हो गया। एंड यू नो, अब बहुत बड़ी कंपनी है, वहाँ पे 100 रुपीज़ का कोई इशू आ रहा है तो इनसिग्निफिकेंट है, लेकिन अगर उसी जगह पर 1 लाख का आ रहा है तो सिग्निफिकेंट है। तो अब आपकी प्रोफेशनल जजमेंट बताएगी कि क्या चीज़ इनसिग्निफिकेंट है और क्या चीज़ नहीं है। ओके, मटीरियलिटी और कंजर्वेटिज्म, इसमें क्या है कि the conservatism principle is the general concept of recognizing expenses and liabilities as soon as possible when there is uncertainty about the outcome, but to only recognize revenue and assets when they are assured of being received. It suggests that businesses anticipate and record future losses rather than future gains. इसका मतलब क्या है कि आपकी जितने भी, जब आपके पास 2 सिचुएशन हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ तो मुझे यहाँ पे लॉस हो सकता है 100 का, यहाँ गेन हो सकता है 100 का या 150 का, ठीक है। तो आप जो रिकॉर्ड करोगे ना, तो वो आप लॉस को करोगे, आप लॉस की फोरकास्टिंग करोगे, आप उनको एंटिसिपेट करोगे फ्यूचर गेन्स के उस पर। क्यों? अब इसके पीछे ये भी है कि अकाउंटिंग अगर आप कर रहे हो और अगर आपने गेन लिख दिया और नहीं आया तो लॉस आ गया, तो आपके अगले पीरियड में वो बड़ा लॉस हो सकता है, यू नो, एक वो कलेक्टिव लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें लॉस लिख देते हो तो मे बी वो एक, और बाद में वो गेन हो जाता है, तो वो एक मच बेटर सिचुएशन होगी रादर देन दैट कि आपने फ्यूचर गेन लिख दिया और फिर लॉस आया, ठीक है। और इसके अलावा भी इसके पीछे बहुत ज़्यादा एक थ्योरीज हैं, क्योंकि ये थोड़ा प्रिंसिपल ऐसा है, लेकिन ये हर कोई वैसे पूछता नहीं है यूजुअली। लेकिन इसका मतलब यही है कि आप जो है एक्सपेंसेस को रिकॉग्नाइज करें, लाइबिलिटीज़ को करें जितना जल्द हो सके, जब आउटकम की अनसर्टेनिटी हो, आपको पता नहीं है कि क्या आएगा, लाइबिलिटीज़ होगी, एसेट होगा, क्या होगा, क्या मेरे एक्सपेंसेस बढ़ेंगे या मेरा रेवेन्यू बढ़ेगा, मुझे लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। तो आप लॉस की, एक्सपेंसेस की फोरकास्टिंग करेंगे, रेवेन्यू की नहीं करेंगे, ठीक है। एंड दैट्स इट, ये हमारे 10 हो गए। और जैसा कि मैंने कहा, आप नाम से इजीली इनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू guys enjoyed it. If you did, then like, comment, share and subscribe. I will see you guys in my next video. Bye guys.